तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभिजीत विश्वास, फिजिक्स लेक्चरर, A1 क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम नीट जो पेपर अभी आने वाला है लेटेस्ट, उसमें 11th क्लास NCERT से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं अपने पास, उन प्रश्नों को पहले जो पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स, उनको हम एक एक करके हल करेंगे। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं उन चैप्टर में बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो जितने भी PYQs के क्वेश्चंस हैं अपने पास, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं आपके पास अध्याय 1 मात्रक एवं मापक से। ये जो चैप्टर है आपके पास, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। आप इससे रिलेटेड जो भी आपके पास पढ़ाई है आप पहले कर चुके हैं। हम अभी 4-4, 5-5, 10-10 क्वेश्चन जो है हर चैप्टर से करके देखेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आपके पास मात्रक एवं विमा, उसमें हम सबसे पहले अगर अपन चेक करें क्वेश्चंस हम करें तो ये एक प्रश्न है आपके पास जिसमें है आपके पास यदि E तथा G क्रमशः ऊर्जा एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो आपके पास गुरुत्वीय त्वरण है आपके पास G, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो E बटा G का आपको क्या पता लगाना है आपके पास, इनमें से कौन सा विमा होंगी उसके लिए मान देखना है आपको। तो भाई इसके लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको E और G का आपके पास मान पता होना चाहिए विमा के रूप में। तो इनके मान अगर आपको विमा के रूप में प्राप्त करने हैं अपने को, तो ध्यान से अगर देखें प्रश्न बहुत आसान है। तो आपको सबसे पहले E इसकी विमा पता होनी चाहिए जो कि होती है m1 L2 T-2। फिर दूसरा है आपके पास वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, तो आपको G की विमा पता होनी चाहिए। अब G की विमा है आपके पास m-1 L3 T-2। भाई हमने पहले इन दोनों की जो विमा है उन दोनों की विमा को हमने लिख लिया। अब इन दोनों की विमा लिखने के बाद हमें पूछा है E बटा G की विमा बताओ। तो E बटा G इसकी विमा ज्ञात करने के लिए E की विमा हमने पहले लिखी m1 L2 T-2 और दूसरी है आपके पास m1 L3 T-2। ये दोनों विमाएं जो है आपके पास वो हमने यहां पर लिख दी। अब अगर इसको हल करें अपन, तो हल करने पे हमें बात पता लग रही है आपके पास कि E बटा G जो है आपका, इसका आ रहा है आपके पास m की घात यहां पर -1। पहले ऊपर वाली विमा आप AC की AC लिख दें, नीचे जो विमा है जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घातों के चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस का था वो प्लस, जो प्लस का था वो माइनस, और जो माइनस का था वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। घात जो है अपने पास उन घातों को हमने चिन्ह में बदल दिया। अब इससे क्या होगा, हल करें। m की घात 1, यहां पर भी 1, तो टोटल घात होगी हमारे पास 2। L की घात यहां पे 2, यहां पर -3, 2 -3 तो बचेगा भाई -1। T की घात -2, यहां पे 2 तो कुछ भी नहीं बची, इसका अर्थ 0। तो इसका मतलब m2l-1 और T की घात 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो गया हमारा सही आंसर। तो बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे ही अगला देखें अगर अपने पास, तो हमारा अगला प्रश्न ये भी बहुत आसान है। हमें क्या है m1 L1 T-2 A-2 से संबंधित, अब ये किसका आपके पास मात्रक विमा है ये हमें पता लगाना है। तो ये अगर मात्रक अपन देखें अपने पास या विमा देखें अपने पास, तो ये विमा है आपके पास वो है चुंबकीय पारगम्यता की। चुंबकीय पारगम्यता जो है उसकी आपके पास ये विमा है। चुंबकीय पारगम्यता का अगर अपन मात्रक के अनुसार देखें तो आप इसका मात्रक अगर निकालना है आपको चुंबकीय पारगम्यता का, तो वैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। B बराबर सूत्र कोई सा भी यूज कर लो, μ0 I बटा 2R। मान लो हमें B का पता नहीं है, B का पता नहीं है, तो अगर आपको B का अगर आप चेक करो तो B हमारे पास एक सूत्र होता है F बराबर QVB। तो यहां से अगर मैं B का मान निकालूं तो मेरे को मिलेगा F बटा QV। यहां पर ये मान रखो F बटा QV और μ0 I बटा 2R।
हमें म्यू नॉट का मात्रक निकालना है, तो म्यू नॉट का मान आ जाएगा इसको दर एफ इंटू 2r बटा आई आ जाएगा नीचे, तो क्यू वी आई। अब इनके मात्रक आप लिखते जाओ या विमा लिखते जाओ, m1 L2 सॉरी L1 T-2, ये तो हो गया बल का। दो तो नियत राशि है तो मात्रक नहीं लिखना है आपको उसका। r का मात्रक है अपने पास त्रिज्या मतलब L1 बटा आवेश का होता है अपने पास विमा A1 T1 आवेश का, और v है आपके पास वेग तो L1 T-1, और I है आपके पास धारा का होता है A1। तो अगर आपने इनको हल किया तो हल करते आपका मात्रक जो है या विमा जो है वो इसके आधार पे मिल जाएगी। तो भाई जितने भी विमा के और मात्रक वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको सूत्र के आधार पर ही मात्रक और विमा की गणना करनी है। सभी प्रश्न क्या है जितने भी नीट पे पूछाते हैं सब आसान है, ठीक ना, कोई भी प्रश्न जो है अपने पास मुश्किल नहीं है। अगला प्रश्न आपके पास है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी अपने पास, थोड़ा लॉजिक वाला प्रश्न है कि समतलीय कोण और घन कोण में होता है, ठीक है ना। समतलीय कोण जो है अपने पास को ठोस कोण भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। घन कोण, समतलीय कोण और घन कोण में घन कोण मतलब उनमें क्या समानता है इनके अकॉर्डिंग बताना है। पहला, विमा लेकिन कोई मात्रक नहीं। दूसरा, अगर देखें अपन ना कोई मात्रक है ना कोई विमा है, तो क्या होते हैं जितने भी आपके पास कोण है, कोण का मात्रक आपने अगर अपन करें कि कोण जो है, ठीक है ना, जिसका अपन बोल रहे हैं समतल कोण, उसका मात्रक तो होता है रेडियन, और जो आपके पास घन कोण है उस घन कोण का मात्रक होता है अपने पास स्टेड रेडियन। मतलब इनके मात्रक तो है पर दोनों ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई विमा नहीं है, मतलब यह है विमाहीन राशियां। अगर यह विमाहीन राशि है अपने पास तो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करो कि इसमें क्या लिखा है अपने पास, विमा लेकिन मात्रक नहीं, मात्रक तो है पर विमा नहीं है। फिर ना कोई मात्रक ना कोई, ये भी गलत हो गया। मात्रक एवं विमा दोनों ही नहीं होती, नहीं, मात्रक पर कोई विमा नहीं, तो आंसर क्या हो गया इसका भी डी। भाई इनके मात्रक तो हैं पर इनकी विमा नहीं है। तो देखो प्रश्न बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक वाला बात है, वरना प्रश्न बहुत आसान पूछे जाते हैं आपके पास। अगला प्रश्न अगर अपन देखें तो इसमें है अपने पास कि वह राशि जिनकी विमा घन कोण के समान है। अब देखो अभी हमने कहा घन कोण, अभी जस्ट पढ़ के निपटे, घन कोण जो है उसकी कोई विमा नहीं होती। अब कोई विमा नहीं है तो ऐसी राशि पहचानो जिसकी कोई विमा नहीं है, तो ऑप्शन आ गया भाई ए। विकृति, इसकी कोई विमा नहीं होती। कोण, इसकी भी कोई विमा नहीं होती। तो आंसर क्या आ गया, विकृति तथा कोण। तो प्रश्न है आसान, ठीक है ना, पर करेंगे सफलता के साथ करेंगे भैया। अगला प्रश्न आपके साथ आया सार्थक अंकों के महत्व को देखते हुए। सार्थक अंक के महत्व को देखते हुए इस वाले प्रश्न को आपको हल करना है। तो ओवैसी बात है ये वाला प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में आपके पास आपको 9.99 में से माइनस करना है 0.0099 को। अगर अपन माइनस करें अपने पास तो जैसे माइनस करते हैं सफलतापूर्वक वैसे माइनस कर लो। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है, 4, ठीक है। तो 4 मान तक हमने लिख लिया, 0.0099। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा आपके पास 1, फिर आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 8, 9 और यहाँ आ गया 9। भाई हमने माइनस तो कर लिया, माइनस तो भाई पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो माइनस तो भाई हमने कर लिया, पर हमसे बोला है सार्थक अंकों के महत्व के अनुसार। तो सार्थक अंकों का महत्व हमें क्या कहता है कि सार्थक अंकों के आधार पर अगर आप माइनस करें तो माइनस करते टाइम जो दशमलव के बाद मिनिमम न्यूनतम सार्थक अंक है उसी के आधार पर आंसर में न्यूनतम सार्थक अंक होंगे। दशमलव के बाद वाले संख्याएं न्यूनतम कितनी है वो देखो, इसमें दशमलव के बाद न्यूनतम मान आ रहा है 2, मतलब आपको न्यूनतम सार्थक अंक कितने लेने हैं आपके पास, वो लेने हैं आपको 2। कहां पर, दशमलव के बाद,
दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक आपको कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। अब न्यूनतम सार्थक अंक अगर 2 लेने हैं आपको, तो यहां पर आपको 2 तक ही करना है, मतलब आपको 8 वाला जो है उसको राउंड ऑफ करना है पूर्णांकित। तो 8 के बाद आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको 2 अंकों तक पूर्णांकित करके आंसर लिखें तो आंसर आएगा 9.98, और 9.98 आंसर आ रहा है ए वाला, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? ए। तो वापस वही प्रश्न, आसान, बहुत इजी से सॉल्व हो गया आपके पास, पर ऑब्वियस सी बात है आपको ओवरऑल आना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न आ रहा है भाई। अगले प्रश्न में है आपको लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, किसकी? ठीक है भाई, आयत दे रखा है आपको, साथ आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल का मान निकालो, वापस वही न्यूनतम सार्थक अंक के आधार पर। तो भाई प्रश्न ये भी बहुत आसान कि भाई अगर आप देखें तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल, और आयताकार भाग का क्षेत्रफल होता है आपके पास a बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। दोनों मान आपको दे रखे हैं प्रश्न में, 53.3 गुणा 25। ठीक है, अगर आप इसको गुणा करेंगे और गुणा करके फिर हल करें न्यूनतम सार्थक अंक के आधार पर, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका ए आंसर है। ठीक है ना। अब इसमें न्यूनतम सार्थक अंक के आधार पर हल करेंगे अपन, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए वाला ही हमारा क्या है इसमें आंसर। तो प्रश्न आसान है, हल करें, इजी से होगा आपके पास। इसके बाद अगला है ताप तथा वोल्टेज। वोल्टता मतलब स्रोत में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के कारण मापन में त्रुटियां हैं। तो मापन में अगर जो त्रुटि होती है वो हमें देखना है वोल्टेज और ताप में। तो तापमापी, वोल्ट मीटर, इनमें क्या होगा अगर कोई त्रुटि आ रही है तो बेसिकली वो त्रुटि है आपके पास किसी ना किसी भी यादृच्छिक अवस्था के कारण। ठीक है ना, ताप में कभी वृद्धि होना, घटना, ठीक है ना। तो ये उतार चढ़ाव आसपास के वातावरण में है ना, वो जो आपने उपकरण ले रखा है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो यही सब त्रुटियां यादृच्छिक है, किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, आपके साथ हो सकती है। इसलिए ये त्रुटियां सारी कौन सी त्रुटि है भाई? यादृच्छिक, है ना। ये गलती, क्योंकि अगर मान लो हमने थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर ही गड़बड़ है, अब वो थर्मामीटर से मैं नाप रहा हूं तो ताप बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो गलती मेरे से होगी तो आपसे भी होगी, किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये त्रुटियां कैसी है? यादृच्छिक। वोल्टता, कभी धारा कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, कुछ भी हो सकता है। तो वोल्टता में भी जो त्रुटि आ रही है वो किसकी हो सकती है? यादृच्छिक त्रुटि। तो ये कौन सी त्रुटि है भाई? हमारी यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, ये तो हमने प्रश्न हल करे थे थोड़े चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। अब थोड़े प्रश्न हम हल करेंगे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 सरल रेखीय गति जो है आपके पास, ये भी आपके कंपटीशन के हिसाब से, नीट और जेईई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब इन प्रश्नों में आपको क्या देखना है आपके पास कि ये जो प्रश्न है, सबसे पहला जो है, स्वच्छंद रूप से मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा, एक कण या पिंड जो है वो गिरता हुआ जा रहा है आपके पास, पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। अच्छा, तो भाई ये जो प्रश्न है आपके पास, इसमें स्वतंत्रता पूर्वक जब गिर रहा है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय में अगर आपको निकालना है, मतलब nवें सेकंड में दूरी, तो हम nवें सेकंड में जो दूरी है उसका सूत्र हम जानते हैं। nवें सेकंड में तय दूरी, इसका सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, dn बराबर u प्लस a बटा 2 2n-1। यह है nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र। अब ये जो